प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखिए, मान लो किसी मीडियम में एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है लेट सपोज, और सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में एक दूसरी वेव ट्रेवल कर रही है, वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये दूसरी वेव है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में इस ये वेव जो है ट्रैवल कर रही है, तो इस वेव का डिस्प्लेसमेंट इस मीडियम में ट्रैवल करने वाले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होएगा। वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वेव की डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये किसकी है, पार्टिकल की। लेकिन क्योंकि वेव की वजह से पार्टिकल डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम वेव की डिस्प्लेसमेंट y1 y2 बोलते हैं। एक्चुअल में कौन डिस्प्लेस कर रहा है, पार्टिकल। इस वेव की वजह से जो डिस्प्लेस हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया, y2। ऐसे ही बहुत सारी वेव्स, तो सबका सम टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकाले उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो सभी वेव्स की वजह से जो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उन सबका वेक्टर सम होएगा। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 वेक्टर सम। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती है, जितनी भी वेव होंगी उन सबका वेक्टर सम होएगा। तो क्या फिनोमिना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट at a point in the medium is equal to vector sum of displacement by the individual waves at that point। जितनी भी इंडिविजुअल वेव होंगी उन सबका वेक्टर सम के इक्वल होगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ऐसा नहीं कि वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है तो सुपर इम्पोज हो रही है, अपोजिट में भी हो सकती है। अभी हम सेम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में दोनों वेव सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अब जब ये सुपर इम्पोज होती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव निकलती है वो कैसी वेव होती है। तो इन दोनों को कंबाइंड करके जो वेव बनेगी वो कैसी वेव होगी, वो देखो ध्यान से। इसे कहते हैं सेम फेज। यहां पे देखो t0 पे और t इक्वल टू t/4 पे, t इक्वल टू t/2 पे, t0 से और t/4 के बीच में पहली वेव का क्रस्ट बन रहा है तो दूसरे का भी क्या बन रहा है, क्रस्ट ही बन रहा है। इसका एम्पलीट्यूड मान लो a है, इसका b है, तो एम्पलीट्यूड दोनों का ऐड हो जाएगा। यानी ये इसकी जो रिजल्टेंट वेव है उसकी हाइट इनसे भी ज्यादा होगी, इन दोनों से ज्यादा होगी, मतलब वो इतना बड़ा होगा। और उसका भी क्या बनेगा, यहाँ पे क्रस्ट ही बनेगा। इसे कहते हैं सेम फेज। क्रस्ट क्रस्ट बन रहे हैं 0 से t/4 के बीच में, तो क्रस्ट क्रस्ट ही बनेगा। इसका जो हाइट होएगा उससे ज्यादा होएगा। इसका एम्पलीट्यूड मान लो a है, इसका एम्पलीट्यूड मान लो b है, तो इसका r होएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। ऐसे क्रस्ट क्रस्ट यहां पे मीट कर रहे हैं तो क्रस्ट बनेगा ऐसे। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, दैट इज y1 प्लस y2।
अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में होती, मान लो ऐसा होता, एक वेव, दूसरी वेव, और ये उनका रिजल्ट है। फर्स्ट वेव का यहाँ पे क्रस्ट होता और दूसरी वाली का यहाँ पे ट्रफ होता। इक्वल 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 एम्पलीट्यूड लेता हूँ, ठीक है, फिर समझ आ जाएगा। अपोजिट इक्वल एम्पलीट्यूड लिया मैंने। दूसरी वाली जो है अपोजिट फेज में है, उसका एम्पलीट्यूड भी इसके जितना ही है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम मान लिया मैंने। अब जो रिजल्टेंट वेव होगी इसे क्या कहते हैं, अपोजिट फेज। देखो यहाँ पे क्रस्ट है, यहाँ पे इसका क्या है, ट्रफ। तो जो इनका रिजल्टेंट वेव होगा, ये क्योंकि इनका मैंने एम्पलीट्यूड सेम माना है, अगर इसका ए है इसका भी ए है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर रिजल्टेंट कैसे बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी, अरे क्रस्ट क्रस्ट ये दोनों सेम हो गए ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक सीधी लाइन बनेगी और ऐसा रिजल्टेंट होएगा, ओवरलैप दैट लाइन, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होएगा, एक सीधी बीम। इन केस ऑफ अपोजिट फेज कैंसल आउट हो जाएंगे। अलग अलग होता है तो फिर ए माइनस बी या बड़े में से छोटे को माइनस करते, अभी दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल लेके चलते। तो ये फिनोमिना है इंटर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हेडिंग डालिए, नाउ इंटरफेरेंस ऑफ वेव। वेव का एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस ऑफ वेव जिसको एक्सप्लेन किया है यंग्स ने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। यहीं पे हम कंडीशन जनरेट करेंगे इंटरफेरेंस के टाइप्स की। दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन। द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स traveling in a medium in same direction with same frequency and zero or constant phase difference
The super phenomenon of superposition of the two wave traveling in a medium in same direction with same frequency and zero or constant phase difference. इस superposition को बोला जाता है is called interference of wave. इसमें क्या होता है कि दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कैसे सुपर इम्पोज होती है वो समझते हैं, फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को लिखते हैं। जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, व्हेन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी of resultant wave becomes maximum जिन जिन पॉइंट्स पे ये चीजें मैक्सिमम है वहां पे बन रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द interference called constructive interference and when amplitude and intensity of resultant wave becomes minimum, the phenomena is called, that interference is called destructive interference. तो ये वो दो वेव्स हैं जो किसी मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इन पॉइंट्स पे इनका जो रिजल्टेंट होएगा वो कुछ ऐसा होएगा। उसका एम्पलीट्यूड इनसे ज़्यादा होएगा। तो कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा बन रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? यहाँ पे मिनी, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है मैक्सिमम, फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम, फिर यहाँ पे क्या आएगा मैक्सिमम, फिर मिनिमम, एक्सो मिनिमम। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिन जिन पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा
वहां पे बन रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसको, इस फिनोमिना को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। यंग्स ने क्या किया, उसने एक लाइट सोर्स लिया, एक लाइट सोर्स लिया और वहां से उस लाइट सोर्स को पास किया दो स्लिट से। स्लिट 1 बीच में क्लोज है, यहां पे ओपनिंग है बस, और यहां पे ओपनिंग है। स्लिट 2, इन दो स्लिट से इस लाइट को पास किया। अब सोर्स कितने हो जाएंगे, पहले एक सोर्स है और अब दो हो जाएंगे। कैसे दो हो जाएंगे, एक लाइट यहां से निकल रही होगी और एक लाइट यहां से निकल रही होगी। तो एक को डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक को डार्क से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे लाइट आ रही है, इस सोर्स से निकली और आपको यहाँ स्क्रीन पे इसका पैटर्न नजर आया। तो यहां से जो लाइट निकली, एक लाइट मैं ये मान लेता हूं, ऐसे जा रही है सीधी, ठीक है। एक यहां मान लेता हूं, एक यहां मान लेता हूं, एक यहां। जो इस सेंट्रल लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग नीचे भी होंगे। तो इस सेंटर वाले का नाम देते हैं ओ, ये पॉइंट पी, ये क्यू, तो ये पी डैश और ये क्यू डैश सेम पॉइंट होंगे। एक सोर्स है, वहां से उसको दो स्लिट से पास किया गया, ये स्लिट के बीच का गैप है, तो यहाँ पे लाइट का सुपर इम्पोज हुआ। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, दो लाइटों का ऐड हो जाना। मीडियम में जब ट्रेवल करेंगी तो दोनों क्या होंगी, सुपर इम्पोज होंगी। सुपर इम्पोज होंगी तो यहाँ पे डार्क, दोनों डार्क वाले बनाते हो डॉट डॉट, ये वाली दो लाइटें हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एक कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स वो होता है जिससे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है और उनका फेज भी क्या होता है, सेम। क्योंकि हम कैसा फिनोमेना पढ़ रहे हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होनी चाहिए, इसलिए कैसा सोर्स लगाना पड़ेगा, कोहेरेंट सोर्स। इससे निकलने वाली लाइट का क्या क्या सेम होएगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और सेम फेज। यही लाइट यहाँ से आगे जा रही है और यहाँ से आगे जा रही है, तो ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं और हमें रिजल्टेंट ये मिल रहा है, ठीक है। तो एक सोर्स से दो सोर्स बन गए। अब इसको बोलते हैं टू, दो टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव की क्या आएगी, सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये ऐसे सुपर इम्पोज यहां पे दिखा रहे हैं, ऐसे ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं। पहले दोनों को, दो सिमिलर को मैं क्रॉस कर रहा हूं, फिर दो जो डार्क लाइन है ये डार्क वाली है और जो मैं डॉटेड बना रहा हूं वो ब्राइट लाइट है। एक डार्क लाइट है और एक ब्राइट लाइट है। तो पहले मैंने डार्क डार्क को यहाँ पे क्रॉस किया, फिर डॉटेड वाली को किया। डॉटेड वाली को क्या मानना है, ब्राइट, और डार्क वाली को क्या मान रहे हैं, डार्क विदाउट डॉटेड वाली को। तो ये डार्क फिर ब्राइट का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे फॉल कर रहा है। डार्क डार्क को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और डॉट डॉट को ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब ब्राइट ब्राइट को ज्वाइन कर रहा हूँ और डार्क डार्क को कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल कर रहा है और ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर रहा है। क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ फॉल करेंगे तो क्या, कैसा फिनोमिना होएगा, मैक्सिमम, ठीक है। और अपने को यहाँ पे लाइट कैसे नजर आएगी, ब्राइट लाइट आएगी।
ब्राइट लाइट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, वाइट से, और डार्क को ब्लैक से करते हैं। तो वाइट लाइट हमें यहाँ पे पूरी ब्राइट लाइट नजर आएगी। अब यहां पे क्या हो रहा है, अबे ब्लैक डॉट इस पे दिखेंगे, नहीं दिख रहे। यहाँ पे एक डॉट, एक डार्क, एक डॉट, एक डार्क, एक डॉट, फिर एक डॉट, एक डार्क, फिर एक डॉट, एक डार्क, ऐसे इसको अलग अलग है। एक डार्क डॉटेड वाली बना रहा हूँ, एक डार्क वाली बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम नज़र आएगी। मिनिमम मतलब आपको ब्राइट लाइट नज़र आएगी। ब्राइट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस येलो से, आपको यहाँ पे ब्राइट लाइट नज़र आएगी। सिमिलरली फिर से एक, दोनों डार्क, दोनों डॉटेड, फिर दोनों डार्क, दोनों डॉटेड, दोनों डार्क, दोनों डॉटेड, ऐसे ज्वाइन करेंगे इसको। और यहाँ पे फिर से लाइट कैसे आएगी, ब्राइट। सेम फिनोमिना नीचे भी, एक डॉट, एक डार्क, एक डॉट, एक डार्क। यहाँ पे कैसा फिनोमिना होएगा, कैसी लाइट हमें आउटपुट कैसे मिलेगी, ब्राइट, सॉरी डार्क, ब्राइट बीच वाला। और लास्ट में फिर से डार्क, तो ये कैसा फिनोमिना है, यहाँ पे अब आपको कैसी लाइट मिलेगी, ब्राइट। तो ऐसे ऑल्टरनेट जो लाइट है हमें वो रिसीव होती है, ठीक है। तो ये बीच में जो आपको दिखाया जा रहा है ये क्या चीज़ है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्रस्ट क्रस्ट मीट कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे ब्राइट 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 लाइट बनी है, दोनों वेव्स का क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ मीट कर रहे हैं। और जहाँ पे आपको डॉट, ये येलो वाला स्पॉट दिख रहा है, ये क्या है, डार्क पोर्शन। यहाँ पे लाइट कैसे होगी, डार्क, क्योंकि यहाँ पे एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इन दोनों, इसे कहते हैं स्क्रीन। स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, और ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, इसको सोर्स 1 बोलेंगे और इसको सोर्स 2 बोलेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस होने के बाद कुछ पॉइंट कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले, कुछ कैसे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। डिस्ट्रक्टिव में क्या मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। तो ऐसे आपको ऑल्टरनेट ये पैटर्न देखने को मिलते हैं। हाँ, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए। लेट अस कंसीडर टू वेव्स जो सुपर इम्पोज होंगी। लेट अस कंसीडर उनका डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये वेव की इक्वेशन होती है। और दूसरे वाले को हम b साइन ओमेगा टी प्लस फाई मान लेते हैं। फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये दोनों ऐड हो जाएंगे मीडियम में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इन दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड कर दिया तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा, मतलब कि a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो क्या आएगा, y इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी खोल देंगे, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन a कॉस b, b की जगह यहाँ पे फाई है, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों के साथ, b दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इस वाली टर्म में
और इस वाली टर्म में साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म्स में साइन ओमेगा टी को अलग लिख लो, बचेगा ए प्लस बी कॉस फाई, और इस वाली टर्म को अलग से लिख लो, जो कांस्टेंट है वो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब हमें पता है कि इन दोनों का जो y निकल रहा है दैट इज रिजल्टेंट। y क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो रिजल्टेंट ऐसे निकला इन दोनों का। रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया वो थीटा बनाया, तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या आएगा? आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? आर साइन थीटा। तो इसको आर कॉस थीटा पुट करो और इसको आर साइन थीटा। जैसे ये ब्रैकेट है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम क्या पुट करेंगे? कॉस वाले को कॉस, साइन वाले को साइन। तो हम क्या लिखेंगे? पुट ए प्लस बी कॉस फाई, इसको हम क्या पुट करेंगे? आर कॉस थीटा। मतलब ये पूरा ब्रैकेट जो है वो रिजल्टेंट का कंपोनेंट होएगा, और वो वाला ब्रैकेट ए साइन फाई, उसको क्या पुट करेंगे? आर साइन थीटा। इनको इक्वेशन 1 और 2 बना लो। पुट करके बताओ y इक्वल टू क्या आया? साइन ओमेगा टी। आर दोनों में आएगा इसलिए मैंने बाहर ले लिया। इसकी जगह क्या डालना है? आर कॉस थीटा, आर बाहर लिख लिया, प्लस कॉस ओमेगा टी, और इसकी जगह क्या डालना है? आर साइन थीटा, आर बाहर लिख लिया, तो साइन थीटा। फिर से एक आइडेंटिटी बन गई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी की। तो y इक्वल टू आ गया आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये है वो रिजल्टेंट वेव जो दोनों को सुपर इम्पोज करके निकली हुई है। ठीक है, अब हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है? आर। तो आर का मैक्सिमम और मिनिमम प्रूफ करना। आर इन दो इक्वेशनों से निकलेगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, आर निकाल रहे हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इक्वेशन किसकी? कौन सी इक्वेशन? 1 एंड 2 को। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेफ्ट ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इस तरफ क्या बना? ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह बी कॉस फाई है, और यहाँ पे स्क्वायर अंदर लिख देंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब इन दो टर्म्स में, इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इन दो टर्म्स में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया, 2ab कॉस फाई। So this is the resultant amplitude of two waves after that superimposition. अब क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ेगा, वही कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बताएगा। एम्पलीट्यूड पता हो तो इंटेंसिटी भी निकल आएगी। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन नंबर 4, as intensity directly proportional to amplitude का स्क्वायर, +1 में था ये फॉर्मूला। तो आई फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी फर्स्ट के एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सेकंड वाले की सेकंड के एम्पलीट्यूड के, और रिजल्टेंट की रिजल्टेंट के एम्पलीट्यूड के। साइन हटाएंगे ये इस प्रोपोर्शनल का, तो के लगा देंगे, ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा I1 बाई के। सिमिलरली यहाँ से बी स्क्वायर निकाल लेंगे, बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा I2 बाई के। ए भी चाहिए हमें तो √I1 बाई के, बी भी चाहिए हमें तो √I2 बाई के।
यहाँ से हम r निकाल लेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू आई बाई के। इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, वो a b और r की जगह। फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन आर स्क्वायर, आर की जगह क्या डालना है, आर निकाल लो यहाँ से, अंडर रूट आई बाई के। आर की जगह डाल दिया अंडर रूट आई बाई के, फोर्थ में पुट कर रहा हूँ। ए की जगह, ए स्क्वायर की जगह क्या डालना है, ये रहा आई वन बाई के। बी स्क्वायर की जगह क्या डालना है, आई टू बाई के प्लस टू अंडर रूट आई वन, ए को क्या डालना है, अंडर रूट आई वन बाई के अंडर रूट आई टू बाई के कॉस फाई एज इट इज। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये वाले रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आई बाई के आया इधर। यहां से हमने किसकी वैल्यू डाली थी यहाँ पे, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की क्या थी, आई वन बाई के। बी स्क्वायर की, ठीक है ठीक है। ये वाला रूट से रूट कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, आई वन बाई के प्लस आई टू बाई के प्लस टू अंडर रूट टू बाई के स्क्वायर, के स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर आके के हो जाएगा। आई वन आई टू कॉस फाइव बचा, वन अपॉन के कॉमन लेके कैंसल आउट। तो ये फार्मूला हमने जनरेट कर दिया है इंटेंसिटी ऑफ दैट रिजल्टेंट वेव। दिस इज द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी एट दैट रिजल्टेंट वेव। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था हमने, उसके लिए क्या होना चाहिए, आई मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू एक बार +1 हो, एक बार क्या हो, -1। तो आप लिख सकते हो इसको कि कॉस फाई की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। कहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू +-1 होती है, कॉस n पाई पे, क्योंकि एक बार n को 0 डालेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, फिर 1 डालेंगे कॉस पाई -1 हो जाएगा, सच दैट n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3। कंपेयर करेंगे तो फाई आ जाएगा n पाई के इक्वल। अब यहाँ पे +1 वाला एक फॉर्मूला लगेगा, रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ डिफरेंस। फाई होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, x इक्वल टू एन लैम्डा इज द कंडीशन और इज द पोजीशन। अब n की वैल्यू क्या डालनी है, 0 1 2 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। दीज आर दी पोजीशंस। ये कौन सी पोजीशन है, जहाँ पे क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दीज आर द पोजीशन और पॉइंट जहाँ पे क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ 2 भी आएगा। x इक्वल टू, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में क्या है, कॉस वाली टर्म है, तो अब इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब कॉस वाली टर्म क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यानी कॉस फाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कॉस फाई कहाँ पे मैक्सिमम होएगा,
1 पे, +1 कॉस का आंसर कहाँ पे होता है, cos 2n पाई, सच दैट n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देखो, 0 1 2 3, 0 पुट करेंगे तो cos 0 आएगा, 2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो cos 2 पाई, 2 पुट करेंगे cos 4 पाई। तो इन सभी वैल्यूज पे, cos 2 पाई पे, cos 4 पाई पे cos की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब कि cos 5 जो है मैक्सिमम कहाँ पे है, cos 2n पाई पे है। कंपेयर करेंगे तो फाइव इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा। फाइव को बोलते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। किसके साथ रिलेशन है, फेज का पाथ डिफरेंस के साथ। +1 में था ये फॉर्मूला, दिस इज रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ डिफरेंस, एक्स को कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो यहां से 2 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आ गया n लैम्डा। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो x इक्वल टू 0 कॉमा लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। दीज आर द पॉइंट्स जहां पे क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए। फॉर डिस्ट्रक्टिव आई होना चाहिए मिनिमम। आई कहाँ पे मिनिमम होएगा, -1 पे। तो आई के अंदर है cos 5, cos 5 -1 कहाँ पे होएगा, cos 2n - 1 इंटू पाई पे। अब n की वैल्यू अगर हम पुट करें 1 2 3 तो क्या क्या बनेगा, 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा cos पाई, फिर 2 पुट करेंगे 2 to 4 -1, cos 3 पाई बनेगा, cos 4 पाई बनेगा, इन सभी सॉरी 5 पाई बनेगा। इन सभी cos की वैल्यू क्या होती है, -1। सो cos कहाँ पे मिनिमम आ रहा है, दिस इंप्लाइज cos 5 इज मिनिमम एट cos 2n - 1 पाई पे। कंपेयर करेंगे एंगल्स तो इतना आ जाएगा 2n - 1 पाई। फिर से हम फाई की वैल्यू डालेंगे फेज के टर्म में, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, 2n - 1 पाई, पाई से पाई कैंसल हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। n की वैल्यू डाल के देखो 1 डालेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा बाई 2, फिर 2 डालेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, नेक्स्ट 5 लैम्डा बाई 2, नेक्स्ट अप टू सो ऑन। दीज आर द पॉइंट एट विच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म्ड। इसमें हमने प्रूफ किया इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। तो ये डेरिवेशन यहाँ तक थी। इसके बाद आपने याद रखना है कि आर कब मैक्सिमम होएगा। आर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। तो अगर हम पहला एंगल, अगर थीटा को मैं 90 डिग्री डालूं तो ये cos 90 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या आएगा, आर का वैल्यू आएगा, अच्छा यहाँ पे अंडर रूट था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा, cos 5 क्या हो गया 90, cos 90 0, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगा I1 प्लस I2। फर्स्ट। सेकंड, अगर हम थीटा को 0 डिग्री डालें तो cos 0 क्या होता है 1, cos 0 1 होता है तो, और मैक्सिमम होता है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, cos 0 1 हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a प्लस बी आएगा, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटेंसिटी कैसे आएगी, इंटेंसिटी में भी cos 0 1 हो गया, और ये
अंडर रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। अंडर रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर बन गया। इसको होलेंगे तो यही बनेगा आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आई टू आई वन का स्क्वायर आई टू का स्क्वायर 2 थी। थर्ड वन, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो आर मिनिमम प्रूफ हो जाएगा ए माइनस बी, और इंटेंसिटी हो जाएगा अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। दीज आर स्पेशल केसेस जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और लास्ट वन, अगर हमारे पास I1 I2 इक्वल हो, I1 I2 इक्वल हो, इनकी जगह मैं आई नॉट डाल रहा हूँ, तो आई का फॉर्मूला आ जाएगा आई नॉट, इसमें डालना है I1 को भी आई नॉट डाला, I2 को भी आई नॉट डाला, प्लस 2 आई नॉट कॉस फाइव, तो ये हो जाएगा 2 आई नॉट, कॉमन आ जाएगा 1 प्लस कॉस फाइव। 1 प्लस कॉस फाइव किसकी आइडेंटिटी है? 1 प्लस कॉस फाइव 2 कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, तो इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो ये था इसका स्पेशल केस जिसको हमने याद रखना है।